प्रभु वो देखिए, विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया कि अब उनको कुर्बानी देने और खून बहाने के लिए मुस्लिम संगठन उनके दरवाजों की कुंडी खटखटा के बुलाएंगे कि तुम्हें मेरी कसम आ जाओ। नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले आप उनको देखा था कैसे ऐसे आते थे, उन्होंने राहुल जी ने किया। अब बोले हमने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, फिनिश्ड, नरेंद्र मोदी फिनिश्ड। ये तो डबल डोज दे गए। क्या सरकार की बदनामी नहीं, क्या सरकार के मुंह पर तमाचा नहीं, लेकिन आप बोलोगे नहीं। एक मिनट रुकना होगा। अब मैं ब्याज सहित वापस कर दूं, फिर तो आप जानते हो बीच में कभी नहीं छोड़ा। मेरा स्वभाव ही नहीं किसी मित्र को बीच में छोड़ने का। घाट से घाट, बीच में नहीं। आपकी पार्टी के नेता कह रहे थे वक्त का बिल लाते ही सरकार गिर जाएगी, लोकसभा में क्रांति हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। कुछ नहीं आया। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के कनपट्टी पे अमित शाह ने गन सटाई है, इसी तरह बिल पास होता है और बार-बार ऐसा होता रहेगा। थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, संविधान को तार-तार करके ही ऐसे बिल पास होते हैं। ये संविधान तार-तार कैसे होता, मतलब मैं समझ नहीं पाया। जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है। अब तार-तार हो गया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरकार कुचल रही है लगातार। ये संविधान की हत्या है। संविधान की बात करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में 126 बार संविधान बदल गया। ये जेपीसी कहलाया। संविधान बदल गया, उसमें शब्द घुसा दिए, जेपीसी पे छाती पीटी जा रही, बोले हाय जेपीसी। आप 2 बार बदल चुके वक्फ कानून को। ये वक्फ की जमीन दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ी? और अगर किसी समाज के पास इतनी दान की हैसियत है तो वो समाज गरीब कैसे है? फिर तो वो अमीरों का अमीर है। फिर तो मुझे लग रहा है मुगलिया सल्तनत टाइप का मामला है कि ये शाहजहां बैठे इधर, उधर औरंगजेब बैठे, उधर बाबर पीछे जा रहे हैं, हीरे मोती पहने हुए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव एंड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना खान और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। तो अब इसी को लेकर तथाकथित और सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान के सभी नेता और प्रवक्ता संविधान की हत्या हो गई, संविधान को तार-तार कर दिया, ये बोलकर अपनी छाती पीट रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। मुस्लिम तंजीमें और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आरजेडी और तृणमूल जैसे दल उन मुस्लिम तंजीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरेंगे कुर्बानी देने के लिए या नहीं, या केवल एक्स पर ही पोस्ट चलेगी? क्योंकि वादा सबने किया था मुस्लिम तंजीमों से कि हम कुर्बानी दे देंगे, हम खून बहा देंगे आपके लिए। अब उनका भी वक्त आ रहा है कि आओ दिखाओ कितनी कुर्बानी दे सकते हो, कितना खून बहा सकते हो। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। सारे विपक्षी दलों को लग रहा था कि ना कोई ना कोई खेला होगा, एनडीए टूटेगा। ना एनडीए टूटा, ना एनडीए दरका। ये बात है। लेकिन जो विपक्षी दल जंतर मंतर पर ये कसम खा रहे थे कि हम इससे मुस्लिमों के साथ हैं, उनके हकूकों के साथ हैं, उनका इम्तिहान अब शुरू होगा कल सुबह से, जब राज्यसभा से आज बिल पास हो जाएगा। अब उनको बताना होगा कि वो कुर्बानी देने के लिए किस तारीख को, किस मुहूर्त में, किस जगह इकट्ठे होंगे। विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया कि अब उनको कुर्बानी देने और खून बहाने के लिए मुस्लिम संगठन उनके दरवाजों की कुंडी खटखटा के बुलाएंगे कि तुम्हें मेरी कसम आ जाओ। मुन्ना खान साहब, मुझे राहुल जी के शब्द याद आ रहे हैं। उनके शब्द अपनी स्मृति से उद्धृत कर रहा हूं, सामान्यता गलत नहीं होंगे, उतना मुझे याद रहता है। उन्होंने कहा, भैया नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले आप उनको देखा था कैसे ऐसे आते थे, उन्होंने राहुल जी ने किया। अब बोले हमने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, फिनिश्ड, नरेंद्र मोदी फिनिश्ड, उनके शब्द थे। कहा खत्म हो गया कॉन्फिडेंस। ये तो डबल डोज दे गए। जिस भी नेता से हम बात करते थे वो कहता था, अग्निहोत्री जी, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, जयंत, चिराग, इनके रहते कभी आ नहीं सकता। बाबू 240 वाले मोदी हैं, 303 वाले नहीं। क्या शायद यही सोच के राहुल गांधी ने कहा होगा मोदी इज फिनिश्ड, हमने फिनिश कर दिया। ये तो लठ भांज दिए नहीं। भाई अमित शाह का भाषण जिन्होंने सुना कल,
उसके बाद 240 340 का मसला रह जाता है क्या? उन्होंने कहा कि देश का कानून है, भारत की सरकार का कानून है, संसद का कानून है, हर किसी को मानना होगा। कोई कैसे बोल सकता है कि नहीं मानेंगे? अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी। जी, मैं जवाब, कल के लिए आप कह रहे हो, पीछे जो 6 के 6 बिल जो सरकार के मुंह पे तमाचा लगा, उसके लिए आप क्यों नहीं बात कर रहे? 6 बिल तो रिजेक्ट हुए, जो पास नहीं हो पाए, जिसके साथ साइंसदान ने पूरी ताकत लगा दी, वो बिल तो पास नहीं हुआ, उसके लिए आप एक्शन क्यों नहीं कह रहे? क्या वो सरकार की बदनामी नहीं? क्या वो सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं? लेकिन आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को टॉपिक दिया जाता है कि आपकी ये गाइडलाइन है, इससे ऊपर आप नहीं बोल सकते। ना आप युवा की रोजगार में एक मिनट रुकना होगा। आपने मेरे जिक्र किया, इसलिए अब मैं ब्याज सहित वापस कर दूं, फिर ओपी सिंह के पास जाऊं। मैं तो आप जानते हो बीच में कभी नहीं छोड़ा, मेरा स्वभाव ही नहीं किसी मित्र को बीच में छोड़ने का। घाट से घाट, बीच में नहीं, आज तक नहीं छोड़ा 15 साल में किसी को। पूछ लो रिकॉर्ड किसी से फोन करके, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे प्रवक्ता नया हो चाहे पुराना, बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, मंत्री हो चाहे संतरी हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब किसान बिल वापस लिए थे तो वो 240 की सरकार नहीं थे, तो वो 303 वाली सरकार में थे। एक 240 की सरकार के बाद राहुल जी, आदरणीय राहुल जी ने घोषणा की मंच पर, भैया मैंने फिनिश कर दिया मोदी को, उनका कॉन्फिडेंस फिनिश कर दिया। वो तो हाहाकारी हो गया मामला। आप लोगों को सपने में यकीन नहीं था कि वक्फ ले आएंगे? आपकी पार्टी के नेता कह रहे थे वक्फ का बिल लाते ही सरकार गिर जाएगी, लोकसभा में क्रांति हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। कुछ नहीं आया। अशोक जी, एक प्रश्न ये, बाकी तो सब आ ही रही बात है, और कि मान लीजिए आज रात में पास हो जाएगा बिल, तो कल सुबह होगी, फ्रेश होके अपना चाय पी के, मान लीजिए मुस्लिम जमात के नेता लोग आप लोगों के घर आके कुंडी खटखटाने लगे अशोक जी कि भैया वो कुर्बानी और खून कब बहाना है, कहाँ देंगे बताइए, तो हम लोग इंतजाम करें, तो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने तो पब्लिक में कमिटमेंट किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलेमा हिंद से, कि हम आपके हक में कुर्बानी देंगे और खून बहा देंगे। अब उनका तो जो कुछ होना था हो गया, वक्फ का तो मान लीजिए आप कि कल हो कि भाई अखिलेश जी की कुंडी खटखटा दी अरशद मदनी ने, तो क्या स्थिति बनेगी? और पूछें कि भाई कुर्बानी का क्या है सीन? आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। समाजवादी पार्टी को कम से कम भारतीय जनता पार्टी समझने की आप कृपया भूल न करें। हम लोग वो पार्टी नहीं है कि वादा कर दिए 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, स्विस बैंक से काला धन, इस तरह के वादे करके हम लोग भागने वाले नहीं अमिताभ जी। और न विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता हमारे दल में कोई है। नहीं तो मतलब कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे, कोई नहीं, खूब बहाएंगे, कुर्बानी देंगे, बता रहा हूं जी। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादे पे खरे उतरते हैं। और जहां तक आपने सवाल किया कुर्बानी खून बहाने का, तो समाजवादी पार्टी पूरे दल बल के साथ हर तरह से तैयार है खून बहाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल भरने के लिए, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, जैसे वहां पे आपने जो बात बताई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया था, उस वादे पे हम लोग खड़े हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। अच्छा, पिछले अंतिम जन आंदोलन जिसमें 10-5 लाख आदमी जेल गया हो, 100-200 500 घायल हुए हों, 1000 2000 5000 10,000 मुकदमे लिखे गए हों, प्रदेश में अफरा तफरी मच गई हो, ऐसा जाजल्यमान प्रखर तेज पुंज आंदोलन सपा ने कब किया? जरा हमारा भी वो करो, जिसमें मुझे ऐसा शो करना पड़ा हो कि आज उत्तर प्रदेश ठहर गया है, समाजवादी पार्टी ने जन सैलाब ला दिया है, अब तक 12 लाख लोग जेल भर चुके हैं उत्तर प्रदेश की। मैं तो ट्विटर के अलावा कहीं संघर्ष नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहां देख, बताओ ना हमको, अरे हमको बताओ ना महाराज, हम मान लेंगे अपनी गलती। आपने 12 लाख आदमी जेल भरे हो, मुझे ना पता लगाओ, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। यही स्थिति है, सरकार यही चाहती है कि जो चाहे वही मीडिया देखे, यही स्थिति है। इसी वजह से प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में आज भारत की स्थिति क्या है? भैया इंडेक्स नहीं, मुझे वो घटना बताओ कि अमिताभ जी फला महीने में फला साल में हमने हाहाकार मचाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे बताओ। आप जेल गए कभी? नहीं।
आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनमें से 90% का भी जेल का मुंह नहीं देखे होंगे। कब आंदोलन किया आपने भाई? कब आंदोलन किया? मैं भी तो जानूं। मुन्ना खान साहब, सोनिया जी ने कहा, वयोवृद्ध नेता हैं, कि जबरन बिल पास करा लिया गया। मतलब कट्टा वगैरह लगा के बिल पास कराया गया, छुरा वगैरह। समझना चाह रहा हूं लोकसभा में जबरन बिल कैसे पास होता है, जरा प्रकाश डालो। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के कनपट्टी पे अमित शाह ने गन सटाई है, इसी तरह बिल पास होता है और बार-बार ऐसा होता रहेगा। थोड़ा प्रकाश डालिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल डाल रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ अमिताभ जी। आज ये बड़ा ही ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि शाह और शहंशाह के डर से सारी मीडिया बिकी हुई है और सारे पत्रकार जितने इंटर सभी के बोलती बंद है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं जबरन बिल कैसे पास होता है लोकसभा में? तमंचा लगा के, कट्टा लगा के, छुरा दिखा के, कई मारपीट करके कैसे होता है? मैं क्या 35-36 साल से तो हम ही लोकसभा देख रहे हैं। संविधान को बिल्कुल मैं क्या तुम्हें जवाब दे दूं? जी देखिए, संविधान को तार-तार करके ही ऐसे बिल पास होते हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। आपने गलत उम्मीद पाल ली, आप असफल हो गए, तो चंद्रबाबू को दोष क्या है इसमें? चंद्रबाबू ने आपसे कहा था कि हम पे उम्मीद रखो, आप उनसे उम्मीद से क्यों हो गए? उन्होंने तो आपको टेलीफोन किया नहीं था, आप खुद ही ख्याली पुलाव पका लिए, ख्याली बिरयानी। बोले जयंत भी आ जाएंगे, मांझी भी आ जाएंगे, नीतीश भी, और चंद्रबाबू बोले हो गया खेल, खेला हो गया, फिनिश कर दिया मोदी को। ये तो उतावलापन आपने किया। क्या संविधान में कहीं लिखा है वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा कहीं लिखा है? 126 बार तो संविधान में संशोधन हो चुका, ये तो वक्फ कानून है। ये संविधान तार तार कैसे होता, मतलब मैं समझ नहीं पाया। जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है, अब तार तार हो गया। अभी नड्डा साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जेपीसी हमने 31 सदस्य ही बनाई, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां से मिलेगा? लोग बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। आपने इतना लंबा चौड़ा जेपीसी बना दिया और एक भी डेमोक्रेटिक जो रूल्स होता, प्रोसीजर होता है, उसका फॉलो नहीं किया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सरकार कुचल रही है लगातार। यह संविधान की हत्या है। बोफोर्स मामले में कांग्रेस ने एक जेपीसी बनाई, वी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे। अशोक जी, हमेशा के लिए समझ लीजिएगा, ये वंस फॉर ऑल दवा है, सब में काम आएगी। जेपीसी का विषय जब भी भारत में उठेगा, ये बात हमेशा काम आएगी। इसको गूगल में मत ढूंढो, गूगल में ना जाओ, हम बता ही दे रहे। मेरी स्मृति उतनी तेज है। क्या शरद यादव जैसे लोग उसमें मेंबर थे सब। जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने सबको लतिया के वहां मोहर लगा दी और टाइप हो गई रिपोर्ट। मुन्ना खान को नहीं पता होगा, लेकिन मैं वहां था एक पत्रकार के नाते मीडिया गैलरी में। क्या, और मेरी सीट मालूम थी, वो 6 नंबर थी। क्या, ऊपर वहां ऐसे देखते थे तो प्रधानमंत्री और प्रथम पंक्ति सत्ता पक्ष की ठीक मेरे नीचे दिखती थी। ठीक, विपक्षियों ने जब वो देखी तो हाहाकार मच गया लोकसभा में। जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ कर ऐसे फेंकी गई। क्या, ये कांग्रेस जेपीसी का मंगलसूत्र डाल के घूम रही है, हैं? और आप उनका सहबोला बने हैं। तब लोकतंत्र नहीं था देश में, है? इस्तीफा देना पड़ा था विपक्ष के सांसदों को। आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? और एक बात और भी है, महत्वपूर्ण है। अशोक भाई विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी कुछ कई बार व्यस्तता में चीजें छूट जाती हैं। तथ्य तथ्य ही रहेंगे, हमको पसंद हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो। आजाद भारत, गंभीरता सुनिएगा ओपी सिंह जी, आजाद भारत में अब तक जितने भी विधेयक आए हैं, आजाद भारत में जितने, ठीक, किसी भी विधेयक में इतना विस्तृत कंसल्टेशन नहीं हुआ जितना वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हुआ है। 96 लाख लिखित प्रतिवेदन है, 96 लाख राय लिखित तौर पर, लगभग 1 करोड़। 283 मीटिंग्स हैं प्रतिनिधि मंडलों से। देश में नेहरू से लेकर मोदी तक इस कानून से पहले, इस बिल से पहले किसी बिल के आवक पर इतना बड़ा कंसल्टेशन नहीं हुआ। बोफोर्स में भी नहीं हुआ था जो इतना बवाली जेपीसी थी। इसलिए जब भी बात करें तो इन सब चीजों को पढ़कर बात करें।
संविधान की बात करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में 126 बार संविधान बदल गया। ये जेपीसी क्या लाया, ये क्या लाया? वक्फ तो दिन में 3 बार बदले, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? संविधान बदल गया, उसमें शब्द घुसा दिए प्रेमबल में, और जेपीसी पे छाती पीटी जा रही, बोले हाय 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 जेपीसी। आप 2 बार बदल चुके इसको, वक्फ कानून को। मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारी हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है, तो मुझे तो इसी पे आपत्ति होती है कि दलितों की हालत खराब क्यों कही जा रही है। लेकिन चलो, उस कम्युनिटी से लाखों एकड़ जमीन दान के लिए कहां से आ रही है? मेरे पास खाने को मान लीजिए भोजन नहीं है अशोक यादव जी, और कल मैं अखबार में छपा दूं कि मैंने 2000 मीटर जमीन नोएडा को सरकार को दान की या सनातन को दान की, तो लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे ना कि खाने को रोटी नहीं, इनके पास जमीन कहां से आ गई। कल संसद में आंकड़े रखे थे गृह मंत्री ने, ये वक्फ की जमीन दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ी? दान से ही आती ना वक्फ की जमीन, और तो कैसे आती नहीं लिखत पढ़त में। कौन दान दे रहा है? किसके पास दान की हैसियत है? और अगर किसी समाज के पास इतनी दान की हैसियत है तो वो समाज गरीब कैसे है? फिर तो वो अमीरों का अमीर है। फिर तो मुझे लग रहा है मुगलिया सल्तनत टाइप का मामला है कि ये शाहजहां बैठे इधर और उधर औरंगजेब बैठे, उधर बाबर पीछे से आ रहे हैं हीरे मोती पहने हुए। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।